सभी का स्वागत है फिर से हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो आपको अचंभित करेगा। यह है इनविजिबल वॉर्स। क्या आप जानते हैं कि युद्ध अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। असली युद्ध क्षेत्र आपके दिमाग, आपके मोबाइल फोन और आपकी सोशल मीडिया फीड में है। यह अदृश्य युद्धों का दौर है जहां सूचना एक हथियार है और धारणा मुख्य लक्ष्य। आज हम सूचनात्मक युद्ध, साइबर युद्ध, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और वैचारिक विघटन के अंधेरे जाल को उजागर करेंगे। क्या आप इस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मित्र सप्तऋषि बसु। सप्तऋषि बसु एक डायनामिक एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं, मेंटर हैं और लीडरशिप एंड लाइफ कोच हैं। तो सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो ये जो विषय है इनविजिबल वॉर्स का, इस विषय पे हमारा पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि सूचना युद्ध और राजनीतिक युद्ध आज के वैश्विक संघर्ष को कैसे आकार देते हैं। हाउ डू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड पॉलिटिकल वॉरफेयर शेप ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स टुडे। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? हाँ, बहुत ही रोचक विषय है जी। ये। बहुत ही फैसिनेटिंग विषय है, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो वैसे तो हमसे थोड़ा दूर होता है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि आपके जीवन के और आपके दिनचर्या के बहुत ही करीब, और जी। आपके साथ डायरेक्टली पॉपुलेशन के साथ या साधारण सिविलियंस के साथ इसका क्या कहते हैं, दारो मदार रहता है। और हम गाहे बगाए, हम समझे या ना समझे, हम इसके हिस्सा होते हैं। कई जी। बार इसके विक्टिम होते हैं, कई बार इसके कोलैबोरेटर होते हैं, कई बिल्कुल। बार इसके परपेट्रेटर होते हैं, कई बार इसके मीडियम भी बन जाते हैं। और इसके बारे में हमें समझ में नहीं आता है। और जैसा हमने कहा कि अपने पिछले अंकों में, कि इन सब का उद्देश्य जो है एक डेफिनिटिव सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल चेंज, या डोमिनेंस ओवर रिसोर्सेज, इसके प्रति होता है। जी। तो सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे मान लीजिए आज भी एक युद्ध चल रहा है, हॉट वॉर कह सकते हैं, हमारे सेनाओं के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जी। और आज सुबह ही सुबह भारी मात्रा में हमारे लोगों ने गोला बारूद से उसका जवाब दिया। और कुछ हम्म। लोग जो हैं पाकिस्तान के मारे गए हैं, कुछ पोस्ट उड़ा दिए गए हैं। तो ये तो दिखता है लोगों को, कम से कम मीडिया में दिख जाएगा, कुछ नहीं तो लोकल लोगों को दिखेगा। ये तो युद्ध समझ में आता है। लेकिन मान लीजिए कि जेएनयू के अंदर शैला रशीद हम्म। और क्या कहते हैं हमारे कन्हैया, हम्म। वो क्या कहते हैं आईफोन लेके और स्नीकर्स के जूता पहन के बेरोजगार छात्र, हम्म। वो जब कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जी। तो जनता को युद्ध दिखाई नहीं देता। जी। जी। ये भी युद्ध है, लेकिन इस युद्ध के पीछे आईएसआई भी है, इस युद्ध के पीछे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी है, इस हम्म। युद्ध के पीछे हो सकता था एनएसएस भी है। हम्म। लेकिन इस युद्ध को के बारे में साधारण जनता को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस युद्ध का विषय जनता है और उनकी सोच है, जिसे पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। करना क्या है? वो एक पूरे राष्ट्र की अवधारणा का विनाश कर देना है, एक कायदे से रेवोल्यूशन क्रिएट करना है, अराजकता फैलानी है, एनार्किज्म का माहौल फैलाना है, ताकि ये हम्म। जो समाज पुरुष है वो अपने आप में पूरी तरीके से पिघल कर समाप्त हो जाए। जी। तो अब आज किस वार्ता में जो आपका प्रश्न है कि आप किस प्रकार से इस समाज को बदल रहा है, जी। इसका
दो पहलू हैं। जो पहले कहा जाता है जिसे हम लोग कोल्ड अटैक कहते हैं, या जिससे क्या कहते हैं, सिर्फ सोच, पब्लिक परसेप्शन, ओपिनियंस बदलते हैं और इसकी इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिट फॉरेन अफेयर्स इफेक्ट होते हैं। लेकिन कई बार इसकी इमीडिएट क्या कहते हैं, वायलेंट इफेक्ट नहीं होते। इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। इसका इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, परसेप्शन मैनेजमेंट, प्रोपागांडा, इन्फो क्या कहते हैं, हार्ट एंड माइंड कैंपेन इत्यादि अलग अलग नाम दिया गया है। और इस पूरे कैंपेन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य धुरी क्या है? मुख्य धुरी है जिसे हम कह सकते हैं मास हिप्नोसिस। अब आप कहेंगे साहब ये कौन से साइकोलॉजी की टर्म्स आप प्रयोग कर रहे हैं, मास हिप्नोसिस या क्या क्या क्या। अगर आप हिटलर की स्पीच को देखेंगे, ट्रायम्फ ऑफ द विल, तो आपको देख के समझ में आएगा जो लाखों लाख लोग स्टेडियम में हिटलर की तरफ देख के हेल सीख करके हाथ को उठा रहे हैं, एक किस्म से मंत्र मुग्ध है। जी। वो सोचना बंद कर चुके हैं, वो दिल से सुन रहे हैं। यही आज आपका सोशल मीडिया, आपकी रील्स, आपकी इन्फ्लुएंसर्स, आपके कुछ कुछ अजीब किस्म के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं, आपके बैरियर्स को तोड़ देते हैं। उनको, उनमें आपको दुश्मन नजर नहीं आएगा। कन्हैया कुमार को क्या कहते हैं, मुंह पे पट्टी नहीं बांधा हुआ है, हाथ में AK-47 नहीं है, सर पे हम्म कफ्तान नहीं है, और क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्चर लेके नहीं आया है, तो कसब, अजमल अमर कसब जैसा तो नहीं दिख रहा, हम्म। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है। वो देश को अंदर से तोड़ता है। तो इसे इन्फ्लुएंसर प्रोपेगेंडा ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल वॉरफेयर। अब पॉलिटिकल वॉरफेयर क्या है? ये इसका विभत्स और भयंकर किस्म का एडवांस स्टेज है, जिसे हम लोग आइडियोलॉजिकल सबवर्सन कहते हैं, और जिसे हम कहते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशंस, जिसे हम कलर रेवोल्यूशन इत्यादि अलग अलग नेम से जानते हैं। इसके बीच में एक किस्म का ओवरलैप देखा गया है। और क्या कहते हैं, इसमें कुछ बेसिक चीजें सामान्य होती हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स अलग हैं। पहला जो है, जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन एक विशिष्ट विचारधारा को प्रमोट करने के लिए है, आपके समाज का के अंदर पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए है, एक लेफ्ट लिबरल कबाल को बढ़ाने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। एक खास किस्म की मूवी, एक खास किस्म के ग्रुप, एक खास किस्म का प्रोडक्ट, एक खास किस्म का विचार एजेंडा बेचो, जो कि डेमोक्रेट पार्टी और लेफ्ट लिबरल पूरे दुनिया के कबाल का हम्म हिस्सा है। दूसरा का आइडिया डायरेक्ट रिजिम चेंज से है। इसके अंदर आपका मास राइट होता है, हम्म पूरे पूरा राष्ट्र पिघल कर एक क्या कहते हैं मोबोक्रेसी में आ जाता है। इंस्टीट्यूशंस टूट जाते हैं, सड़क पे लोग उतर आते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, भयंकर नरसंहार होता है, जिसको रोकने के लिए कई बार आर्मीज की कैपेसिटी कम हो जाती है। हम्म इसका आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो हाल ही में आप ईस्टवर्ड देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या हुआ। हम्म। द बेस्ट, जिसे कहते हैं केस स्टडी नियरेस्ट टू होम फॉर दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल वारफेयर। जी। आपको थोड़ा दूर देखना है तो आप श्रीलंका में देख लीजिए, आपको देखना है तो नेपाल में देख लीजिए अभी क्या चल रहा है, आपको थोड़ा समझना है तो बीच में देख लीजिए DPR के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में क्या चल रहा है। हम्म, घर के अंदर देखना है तो मणिपुर देख लीजिए, थोड़ा और जो है उसके बाजू में देखना है तो म्यांमार की तरफ देख लीजिए। जी। और इसका इसका एजेंडा क्या क्या होता है? जैसे अगर मालदीव्स में देखें, एक प्रो इंडियन रिजिम को टॉपल करके चाइनीज पैसे से और पाकिस्तानी जिहादिस्ट एजेंडा से कौन आया? मोहम्मद मुइजू। और वहां पे आज क्या हो गया है, वहां पे पॉलिटिकल चेंज आने की वजह से एक एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट आगे हुआ, क्या? चाइना को बेस मिला। आज यूनुस क्या कर रहा है? यूनुस जाके चाइना को बुला रहा है कि देखो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को और चिकन नेक को जाके काटो, तुम हमारे यहाँ बेस बनाओ। हम्म वो इस तरह की बातें कह रहा है। तो ये क्या हुआ? आपने इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस किए, आपने पॉलिटिकल वॉरफेयर किया, चेंज लाया, उसने अपने जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में बदल दी। ये आज के दुनिया का हिस्सा है।
इसमें चार मुख्य बिंदु हैं जो दोनों चीजों में कॉमन है। डिस इंफॉर्मेशन, मीडिया मैनिपुलेशन, हम्म, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, साइबर वॉरफेयर, हम्म, इलेक्शन में बदलाव करना। जैसे आपने देखा यूएसएड ने हम्म, कितने मिलियन डॉलर दिए वोटर टर्नआउट के। हम्म, इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल मैनिपुलेशन, सैंक्शन लगा दो, किसी के ट्रेड बैरियर लगा दो, इत्यादि इत्यादि। राष्ट्रों का डिस्टेबलाइजेशन करना, इत्यादि इत्यादि। और चाइना में ने ताइवान में जिस तरह इलेक्शन जीतने की कोशिश की, नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से बैंक हैकिंग करता है, इत्यादि इत्यादि। यह हर किस्म का सोशल अनरेस्ट को इंजीनियर करने के लिए कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फ्रॉग है, मत सॉरी, जो जनता है वो एक ऐसे मेंढक की तरह है जो गर्म पानी में बैठी है। तापमान एकदम धीरे 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 बढ़ता है। मेंढक हमेशा क्या कहते हैं, पानी के तापमान के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अरे यार चलो ठीक है, ये तो नॉर्मलाइज्ड है। हर चीज को, हर बढ़ते आक्रामकताओं को आप, कभी पत्थरबाजी हो गई, फिर रास्ते में नमाज हो गया, फिर क्या हम्म, कहते हैं मूर्ति भंजन हो गया, फिर क्या कहते हैं लव जिहादी, इसको आप नॉर्मलाइज करते रहिए तो हम्म, शत्रु आपके घर के एकदम निकट पहुंच जाएगा। और जिस वक्त आप सोचेंगे प्रतिकार करना है, तब तक आप खत्म हो चुके हैं। आपके पास कोई भी स्पेस नहीं बचा है कि जिसमें आप प्रतिकार कर पाएंगे। जी, तो ये सारे आज के समाज को इस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहा है। हम्म, साइबर सिक्योरिटी का इश्यूज बन रहे हैं। डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स किसी के पास नहीं है। और खास करके भारत में ये जो भी पिछले 10-15 सालों में जो मेजर मूवमेंट्स और राइट्स देखे गए, इसी के हम्म। नतीजे। तो क्या हम लोग पहले से ही एक अघोषित ये सृजनात्मक विश्व युद्ध, मतलब कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वार है, इसमें फंसे हुए हैं? देखिए, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को देखने जाएंगे तो जो हमारे इलेक्शन में 2019 में मेडलिंग के नतीजे देखे गए, जो जेरासिमोव कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रशिया ने इनिशियली पूरे पूरे यूक्रेनियन सोल्जर्स का मोरल तोड़ा। हम्म, फिर जिस तरीके से परसेप्शन मैनेज करके हम्म, नाटो कंट्रीज ने जबरदस्ती इस युद्ध को रसिया के ऊपर घसीट के उसके ऊपर चलाया, और इतने सालों तक अ, लाखों रशियंस और लाखों यूक्रेनियन की हत्या करवाई। दोनों दोनों तरफ को हथियार बेच के और हम्म, दोनों तरफ से गैस खरीद के। इंडिया को कहने के कि तुम ऑयल बेचते हो, और खुद खुद क्या कहते हैं, रशियन गैस के बिना इनका गुजारा नहीं होता, थर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं बीच में सेल कंपनीज का इस्तेमाल करके। हैं। तो इस प्रकार का जो भी इन आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति दुनिया में अपना नैरेटिव पुश करने की कोशिश में है। बिडेन के समय में हम कह सकते हैं कि दुनिया अपने चरमतम लेफ्ट लिबरल कबाल के डोमिनेंस में चली गई थी, हम्म, जहां पे चाइना का इमरजेंस जो था ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका था। चाइना ने हर फैसेट्स ऑफ एनर्जी, मिलिट्री, ट्रेड के ऊपर हावी हो रहा था। हम्म, बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह चाइना के फेवर में चला गया था। हम्म, रशिया बहुत हद तक पीछे आ चुका था, नाटो आगे जा रही थी। हम्म, और जेलेंस्की जैसा एक बर्बर, मजाकिया, एक जोकर, एक बहुत सारे इनोसेंट लोगों पे अपनी बर्बरता से हुकूमत कर रहा था। और अभी देखिए जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है। अभी जो है डेमोक्रेटिक, सॉरी, कंजर्वेटिव राइट विंग पार्टी ताकतें जो हैं वो धक्का दे रही हैं, क्योंकि अब जियो पॉलिटिकल ऑर्डर्स में चेंज आ रहा है। तुर्की में अस्थिरता आ रही है, क्योंकि ये जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है उसका जो मेन मुखिया है एर्दोगान, वो अपनी पावर पे ग्रिप ढीली होता हुआ महसूस कर रहा है। जाइपिंग की ग्रिप ढीली नजर आ रही है। यूएस में जो लिबरल कबाल है वो अभी आज हंटेड फील कर रहा है। हम्म, इसी प्रकार का पुश एंड पुल चल रहा है दोनों, क्या कहते हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट आइडियोलॉजी में पूरी दुनिया के ऊपर। वो मीडिया स्पेस में चल रहा है। हरों ने अपने अपने चैनल्स बना रखे हैं। सोशल स्पेस में चल रहा है, जहाँ पे सोशल मीडिया अलग अलग टाइप के
चैनल चलाती है, जहाँ एक तरफ से ध्रुव राठी है तो दूसरी तरफ से हमारे मेजर गौरव आर्या जैसे नेशनलिस्ट हैं। हम्म। और हमारे क्या कहते हैं फेसबुक और यूट्यूब और क्या कहते हैं अभी तो ट्विटर नहीं रहा, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जैसे क्या कहते हैं जैसे लेफ्टिस्ट टूल हैं, तो उसके खिलाफ कुटुंब ऐप और अलग अलग ऐप, बोल ऐप इत्यादि भारत कोशिश कर रहा है अपनी इकोसिस्टम कोशिश तैयार करने का, वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो रही है। जहाँ एआई भी बीच में आ गया है, तो चैट जीपीटी, कैनवा, गामा, ये जो पूरा ग्रुप है, इसके खिलाफ डीप सी का के खड़ा हो गया है। बीच में फिर जब ये डीप सी किसको बुरी तरह से हराने लग गया, तो ग्रॉक फिर आ गया है मैदान में। हम्म। तो दुनिया में क्या कहते हैं एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग हो रही है, जिसे आप कह सकते हैं, जिसका आगाज जो है इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस वॉरफेयर में और साइबर वॉरफेयर में शुरू हो चुका है। कई बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, कईयों के सिस्टम बंद हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, हमारा ही जो यूपीआई सिस्टम था, आज से 2-3 दिन पहले सबके यूपीआई में बहुत सारी तकलीफें आ रही थी। हाँ हाँ अरे। कल से योनो योनो का एसबीआई का ऑपरेशन बंद हो रखा है। आपको क्यों लगता है कि जो इतने दिनों तक एकदम ट्रबल फ्री चल रहा है, इसमें हम्म एकाएक तकलीफें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम्म इनके ऊपर डीडोएस अटैक हो रहा है चाइना के साइबर आर्मी द्वारा। तो हम्म ये जो है इस प्रकार के पूरे विश्व युद्ध में, पूरे विश्व भर में दो खेमों के अंदर एक भयंकर क्या कहते हैं आधिपत्य का, वर्चस्व का क्या कहते हैं अदृश्य संग्राम छिड़ चुका है, जिसका पहला क्या कहते हैं युद्ध भूमि मनुष्य की क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस है, या जिसे आप कह सकते हैं मेंबरशिप टू द क्लब। हर आदमी चाहता है अपनी तरफ लोगों को और अपनी तरफ लोगों के इन्फ्लुएंस को खींचे या ओपिनियन को खींचे। तो ये तो शुरू हो चुका है, आप कह सकते हैं। और जहां जहां भी हॉट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां दोनों तरफ से क्या कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट चल रहा है। आप हमास की तरफ देखिए, हमास कितनी बर्बर और आतंकी संगठन है, लेकिन सारा आईवी लीग, सारे क्या कहते हैं लंदन के लोग, जो भी सो कॉल्ड विद इन कोट्स प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इसराइल के ऊपर भी प्रेशर बना, भी इसराइल भी अपने नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहा है। और उसने सीरिया, जो कि एक जमाने में जो आखिरी मुस्लिम सेकुलर स्टेट बचा था, उसके अंदर आक्रमण किया, जिसके वजह से असाद डिस्टेबलाइज हुआ और वापस AQIS जो है वहां पे जाके अपना घर बना चुकी है। और ISIS जो है एक नए सूट टाई के साथ आके वहां बैठ गया है। और वहां पे जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन वहां की कोई बात नहीं कर रहा है। आज इस्लामिस्ट जो है चाइना के साथ मिले हुए, चाइना अपने घर में इस्लाम इस्लाम को कूट रहा है, लिटरली हम्म दुर्मुख से कूट रहा है। हम्म लेकिन पाकिस्तान को उसके अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। OIC को मालूम ही नहीं कि उइगुर नाम के कोई प्रजाति भी पृथ्वी में है, और जिंगजांग नाम का कोई क्या कहते हैं धरती पे टुकड़ा है। किसी को मालूम नहीं कि वहां पे जो सबसे बड़ा गुनाह अजीम है इस्लाम में, रिवीजन ऑफ कुरान हो चुका है, जहाँ पे जाइफिंग क्या कहते हैं मसीहा बन चुका है इस्लाम का। और कम्युनो इस्लाम सिखाया जा रहा है, जहाँ पे नाचना भी पड़ता है मुसलमानों को, दाढ़ी भी नहीं रह सकते, और सुअर खाना पड़ता है और वाइन पीनी पड़ती है, नहीं तो उसको पकड़ के ऑर्गन हार्वेस्ट कर दिया जाता है। उसमें OIC को कोई तकलीफ नजर नहीं आती, लेकिन बुरखा बैन में इसको तकलीफ नजर आ जाती है। हम्म हाँ, हमारे में क्या कहते हैं टीवी डिबेट में कौन क्या बोल रहा है उस पर कतार कमेंट कर सकता है, हम्म लेकिन लाखों उइगुर मुसलमानों को का बुचरी चल रहा है, हम्म कतार के बादशाह को कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि हमसे कमा रहा है। यह हम्म गद्दार, ये क्या कहते हैं जो अरबी हैं, ये जो मैं इनको मॉडर्न डे का क्या कहते हैं भिखारी इंपीरियलिस्ट कहता हूँ, ये हम्म हमसे कमा रहे हैं और हम ही को आंखें दिखा रहे हैं। इनका इनका सबसे बड़ा क्या कहते हैं एयरलाइंस का अगर कोई क्या कहते हैं ऑपरेशंस होता है और उसके पैसेंजर का ये देख लें, कतार एयरवेज का, वो भारतवर्ष से। हम्म आप मोहम्मद मालदीव की तरफ से सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से आते हैं।
आज भारत का कतार गैस का सबसे बड़ा कस्टमर है, लेकिन आंखें वो हमको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तीनों को चाइना में कोई गलती नजर नहीं आती। तो ये किस्म का इंफॉर्मेशन वारफेयर के सिवा क्या हो सकता है कि जो हम्म। चीजें लॉजिक में ऑब्वियस हैं हम्म। वो लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन एक विशेष एजेंडा, विशेष नैरेटिव के बेसिस पे अपने दलीलें और पॉलिटिकल अलाइनमेंट पूरी दुनिया में हो रही है। तो तो आप ये कह सकते हैं कि ये राज्य जो विश्व है युद्ध है। वो इन सूचना के खतरों का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? आज की तारीख में कहूं तो सिवाय महाशक्तियों के, हम्म। जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स कह सकते हैं, रशिया कह सकते हैं, और एफिलिएटेड उसके कंट्रीज हैं कुछ, जो इस विषय को बहुत मतलब डिटेल में समझते हैं, या पाकिस्तान के एजेंसीज, जिसके डेडिकेटेड एजेंसीज हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर के, जैसे आईएसपीआर बोल के उन लोगों ने कुछ बना के रखा है। तो उनको छोड़ के, या चाइना की क्या कहते हैं पेंसेंट आर्मी, या जिनको आप कहें, जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टफेलियन डेमोक्रेसी, हम्म। उसमें इस चीजों का काउंटर मेजर ना के बराबर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवोस की रिपोर्ट्स पढ़ें, रिस्क रिपोर्ट्स पढ़ें इन्वेस्टमेंट में, वो क्या लिखता है कि इस दुनिया के यूथ को मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जिसके अंदर पॉवर्टी छाएगी इन सर्टेन सेक्शन, एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी बढ़ेगी। और हम्म। इस वजह से जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा इन यूथ, विच इज हंगरी, डिसअपॉइंटेड, डेस्परेट, उसको मोबिलाइज करके आप क्या कहते हैं दुनिया में आप क्या क्रिएट करेंगे? आप क्रिएट करेंगे रेवोल्यूशंस, एंड देयर विल बी स्प्रेड ऑफ फ्रेजाइल स्टेट्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिस्क रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और आप देखें किस प्रकार एक के बाद एक राष्ट्र जो है पूरी तरह से बर्बाद होके उसके अंदर एनार्की छा रही है। आप कुछ साल पहले श्रीलंका की हालत देख लीजिए। फिर अभी क्या कहते हैं पाकिस्तान तो वैसे ही एनार्की पे ही जीता है, और मिलिट्री रूल्ड एक किस्म का केओस है। तो उसकी बात नहीं करें तो आप नेपाल में देखें, बांग्लादेश में देखें, म्यांमार की हालत देख ले, अभी थाईलैंड के अंदर भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जो भी डेमोक्रेसीज हैं उनके पास सिविल लिबर्टीज दी हुई होती है, और इस सिविल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग फ्रीडम्स देते हैं, फ्रीडम ऑफ हम्म। एक्सप्रेशन, इसी का फेबियन सोसाइटी जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस, या आपका कैमरा हमारे, और नीचे चला गया। हाँ सर, आपका हाँ कैमरा ये अभी ठीक है। नहीं अभी जी तो ठीक है। जी और जी, ऊपर अभी आना। ठीक है सर। और ऊपर आएंगे हाँ तो। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। जैसे आप फेबियन सोसाइटी के बारे में देख लें, या यूएस का फोर्ट ब्रैग को देख लें, जहाँ से ये हाइब्रिड या इंफॉर्मेशन वारफेयर स्प्रेड होती है, जिसकी बाकायदा एक कमांड दे रखी है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की, या नेटो कंट्रीज के अंदर इसके बारे में देख लें। उसको छोड़ के ये ब्लॉक्स के बारे में आपके बाकी डेमोक्रेसीज के पास, खास करके भारत के पास, इसका काउंटर मेजर दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आपके क्या कहते हैं दिल्ली राइट हो गए। आपके एक अच्छा बिल जो कि पूरे किसानों के जीवन बदल सकता था, उनकी सुसाइड को रोक सकता था, किसान बिल आपको वापस लेना पड़ गया है। आपका सीए एनआरसी में झूठ बरपा के एक पूरे देश में ये फैलाई गई। दिल्ली राइट हो गए, जाट आंदोलन हो गया, मराठा आंदोलन हो गया, भीमा कोरेगांव पार्क में आंदोलन हो गया। हाँ, नीचे में क्या कहते हैं हिजाब को लेके ये हो रहा। अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड के जो इलीगल स्ट्रक्चर को जब हम लोग नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को खतरा नहीं दे रहे हैं, उसको हम्म। क्या कहते हैं रेगुलराइज कर रहे हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको अपनी एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर जाने के वजह से वो जिस प्रकार का क्या कहते हैं ओपन थ्रेट एंड कोअर्सन का इस्तेमाल कर रही हैं, हम्म। उससे आप देखिए कि हमारा हमारे अंदर जो है इस चीजों के काउंटर मेजर्स, इसकी समझ जो है
इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से बहुत लिमिटेड है। वरना हमारे यहाँ बार बार ये घटनाएं नहीं घटती, मणिपुर में आग नहीं लगती, किसान आंदोलन नहीं होता, केजरीवाल इस तरीके से इलेक्शन दर इलेक्शन फ्री बांट के नहीं जीत सकता, ममता बंदोपाध्याय जेनोसाइड करके भी क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनी रह सकती थी, और ये क्या कहते हैं लालू यादव जैसे चोर, क्या कहते हैं राष्ट्रद्रोही लोग जो कि क्या कहते हैं कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, वो पॉलिटिक्स में स्वयं नहीं होल्ड कर सकते थे। शरद पवार जैसे दाऊद के एजेंट जो हैं भारत में पॉलिटिक्स नहीं कर सकते थे। तो ये जितनी भी आपकी इस परिस्थिति देख रहे हैं आप, हमारा खुद का राष्ट्र और जो नॉर्मल थर्ड वर्ल्ड वेस्टफेलियन डेमोक्रेसी है, हाईली वल्नरेबल है, क्योंकि इनके अंदर इंस्टीट्यूशन कैपेसिटीज नहीं है। इनके पुलिस फोर्सेस में, इनके क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री में, इंटरनल डिफेंस में, नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस में, ये हम्म। पूरा क्या कहते हैं कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता है लोगों को या ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट पार ऑफिशियल्स को कि ये पब्लिक ओपिनियन किस तरह मैन्युफैक्चर या मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसके क्या आयाम है और इसके क्या नुकसान है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो घट रहा है, और बड़े बड़े जो पावरफुल नेशंस है वो इसके पास के डिफेंस भी है और ऑफेंसिव कैपेसिटीज भी है। अभी हम लोग के पास में 10 मिनट का समय बचा है। हमने एक ही प्रश्न अभी तक लिए हैं, तो क्या हम लोग इसको खत्म करके फिर से शुरू करें? जी जी जी। तो एक प्रश्न ये था कि ये जो सूचना युद्ध है, उसको क्या नैतिक रूप से संचालित किया जा सकता है? नैतिक रूप से संचालित करने में देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन को आप गोली से नहीं मार सकते, र्यूमर को आप तोप से नहीं उड़ा सकते, तो इंफॉर्मेशन का काउंटर इंफॉर्मेशन होता है। तो हम्म। अगर आपको सूचना युद्ध लड़ना है तो आपको अपनी तरफ से भी सटीक सूचना या उनका जो क्या कहते हैं र्यूमर्स उसका भंजन करना पड़ेगा, पब्लिक को क्या कहते हैं एजुकेट करना पड़ेगा, उसको इनेबल कराना पड़ेगा, और जो इनके पीछे जो ऑपरेटर्स हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और हम्म। जो ये मैकेनिज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हम्म। कि मास परसेप्शन किस तरह मैनेज होता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, कौन सी एजेंसीज करती हैं, उनके मैकेनिज्म्स क्या है, हम्म। उससे आपको लोगों को एजुकेट करके आगाह करना पड़ेगा। हम्म। और जिस तरह से हिप्नोसिस का वही व्यक्ति विक्टिम हो सकता है जिसको पता ही नहीं हो कि वो हिप्नोटाइज हो रहा है। तो जी। मास हिप्नोसिस का जो ये कंसेप्ट है, इसको तभी तक आप रोक सकते हैं व्हेन यू मेक द सब्जेक्ट और द पॉपुलेशन अवेयर एंड harden देम हम्म। अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज के सूचना युद्ध के बारे में, जो कि इनविजिबल है फिर भी हम लोग इसको लड़ रहे हैं। तो अभी इस मुद्दे पे और भी बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए हम लोग सप्तऋषि जी से बात करेंगे। तो ये सेशन अभी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लोग ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग इसका उत्तर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए।